ऑन इंडिया इलेक्शंस। आपको मैंने अभी जब शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 2024 इंडियन इलेक्शंस हैं, दे आर नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, दे आर द लार्जेस्ट। अब आप कहेंगे अमेरिका से भी बड़े हैं, यस, अमेरिका से भी बड़े इलेक्शंस हैं जो कि ये हो रहे हैं। 1 बिलियन पीपल जो हैं, जो पहले भी ये हिस्ट्री बताई है कि 1 बिलियन पीपल इसके अंदर एलिजिबल वोटर्स हैं। 6 फेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। 25 मई को 6th फेज इलेक्शन का था और अब जो है इनका जो फाइनल 7th फेज है वो जून 1 को है और जो इनके रिजल्ट्स हैं वो 4 जून को आएंगे। इसके ऊपर जो है आज फिर से बहुत सारे लीडर्स जो हैं बहुत भड़के हुए नजर आए। आपके जो लीडर हैं और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मोदी जी के ऊपर एतराज़ किया, क्योंकि आपको पता ही है थोड़े दिन पहले मोदी जी पंजाब में आए हुए थे और मोदी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब लीडरशिप है वो बिल्कुल अर्बन नक्सल्स को पोर्ट्रे करती है। अब आपको पता है कि नक्सल्स जो हैं वो तो सेपरेटिस्ट है ना इंडिया के अंदर, तो उनको पंजाबियों को इन्होंने कह दिया कि ये पंजाबियों में आम आदमी पार्टी अर्बन नक्सल की पॉलिटिक्स कर रही है, तो ये लोगों को गलत तरफ लेके जा रही है। इस पे तो अरविंद केजरीवाल बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा कि जी कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि 3 करोड़ पंजाबी जो हैं जिन्होंने के मैंडेट दिया है 2022 के असेंबली इलेक्शंस में आपको, उनको इन्होंने मोदी जी ने जो है वो इंसल्ट किया है। और बीजेपी की लीडर्स की स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब की और जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो हैं वो बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट्स शो करती हैं कि वो पंजाबियों को कितना हेट करते हैं। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि 92 एमएलएज जिनको के पंजाब के वोटर्स ने इलेक्ट किया है उनको अर्बन नक्सल जो है या आतंकवादी जिनको आप कहते हैं वो आप कहेंगे। ये जो कैंपेन कर रहे थे पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, तो इन्होंने कहा जी कि मोदी जी को तो आप देख लो कि उन्होंने फार्मर्स के साथ क्या तरीका अपनाया था हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पे 750 किसान जो है उनकी डेथ हुई थी और मोदी जी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि मोदी जी इसलिए ऑपोजिशन के ऊपर एतराज करते हैं क्योंकि उनको अपने कोई अच्छे काम दिखाने के लिए नहीं है उनके पास, और खास तौर पे पंजाब में तो उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपने अपोनेंट्स को अब्यूज करते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि कुछ गवर्नेंस दिखाओ, और गवर्नेंस जब उनको नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में नजर आती है तो फिर वो जो है भड़क जाते हैं। तो ऐसे अब्यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाबियों को पता है। और वो जो है उनको मैं कहता हूं कि आप मिस्टेक ये मत बनाना कि इनको जो है आप एक फ्री हैंड दो। हमने जो है फ्री स्कूल, हॉस्पिटल, फ्री पावर जो है वो प्रोवाइड की थी। बीजेपी अब आके ये सब कुछ स्टॉप करना चाहती है। तो द ओनली आंसर टू स्टॉप बीजेपी इज कि आप इनको बिल्कुल वोट मत दो। वरना जैसे पंजाब को इन्होंने कोई उनके फाइनेंशियल्स उनको नहीं देते हैं, उनको कंगला कर रहे हैं और उनको थ्रेटन भी करते जा रहे हैं कि हम आपकी जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर देंगे, तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी अगर आपने बीजेपी को वोट दिया। क्योंकि अभी आपको पता ही है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं अभी कल ही लुधियाना में थे और उन्होंने कहा था जी कि लोकसभा के इलेक्शन में जीतने के बाद पंजाब की जो ये गवर्नमेंट है आपकी, इसको हम हटाएंगे। केजरीवाल साहब ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको आप हटाएंगे। पंजाबियों ने 117 में से 92 लोगों को चूज किया आपके टिकट के ऊपर, तो आप ये इलेक्टेड लोगों को कैसे हटाएंगे। इसके अलावा जनाब कांग्रेस के एमपी शशि थरूर साहब जो थे वो भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा मनाया इस चीज का, जो बीजेपी जो मोदी जी ने कहा कि ये पंजाबियों की जो आप गवर्नमेंट है ये अर्बन नक्सल है। उन्होंने कहा ये कि बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की इन्वेंशन है। उन्होंने ये वर्ड्स जो हैं इन्वेंट किए हैं और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म के इनके मोदी जी के कमेंट्स होते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनको ये खालिस्तानी कहते हैं, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने अर्बन नक्सल कह दिया है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो हिंदुस्तान को डिवाइड करेगी और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा जो है गलत चीज के क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा वो अगर हम उनको क्रिटिसाइज करें तो हमें भी, कांग्रेस वालों को भी वो एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जो है वो कहते हैं। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, शशि थरूर ने कहा कि आपने जो कल बहुत ज्यादा रेटरिक हाई किया था मुजरा और मुल्ला और मंगलसूत्रा का, तो मैं आपको मोदी जी बताना चाहता हूं कि एम महंगाई और मणिपुर के लिए भी स्टैंड करता है। आपके जमाने में
बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उस पर साइलेंट है। इसके अलावा आपने मुल्क के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं की है। शशि थरूर साहब ये सारी बातें कर रहे थे अलॉन्ग विद फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बागले के साथ, और उन्होंने कहा जी मोदी जी आप राम मंदिर करते हो, गवर्नमेंट का काम नहीं होता मंदिर बनाने का, गवर्नमेंट का काम होता है मुल्क की को सुधार की तरफ लेके जाने का। आपको जो है क्यों अपॉर्चुनिटी दी जाए तीसरी बार जब आप मुल्क का जो है हिंदुस्तान का सुधार नहीं कर सके हो। तो हमें बिल्कुल फेथ है इस चीज का कि 4 जून को गवर्नमेंट चेंज होएगी, और ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे जिसकी के वजह से आप जैसा एक चाय वाला जो है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है। और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने कहा जी कि उनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आज भी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो जिंदा है, हालांकि उसको खराब काफी किया गया है। बीजेपी जो है उन्होंने कहा जी कि 2/3 मेजोरिटी मांगती है और कहती है हमें 400 सीटें दो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हाँ, इससे पहले भी हमारा संविधान मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दफा चेंज हुआ है, लेकिन उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति जो थी वो शामिल थी। इसके साथ साथ जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं सुखबीर बादल, वो भी आज बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी जिस वक्त पंजाब के अंदर आए हैं तो उन्होंने बड़े लंबे लंबे वादे किए। उन्होंने कहा जी ये करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में हमारी वजह से बना है, और अगर इंडिपेंडेंस के वक्त बीजेपी होती तो हम कभी अब करतारपुर को पाकिस्तान के अंदर ना ले जाने देते। शायद ये सच हो सकता है, लेकिन आपके अंडर जो आप बीजेपी वाले सेंटर में बैठे हैं उसके अंडर हमारे जो मोस्ट सेक्रेड श्राइन्स हैं, सिक्स का तख्त हरी, श्री हजार साहिब और श्री पटना साहिब, वो आपने आरएसएस के कंट्रोल में दे दिया है। इसके अलावा दिल्ली का सिक्स गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो भी आरएसएस ने उस पर कब्जा कर लिया है। एसजीपीसी जो थी वो उसका जो एक सेपरेट गुरुद्वारा कमेटी आपने बनाने की कोशिश की है, उसको आपने तोड़ने की कोशिश की है हरियाणा में। ऐसा काम तो अंग्रेज सरकार ने भी कभी नहीं किया जो आपने सेंटर में बैठ के किया है मोदी जी, ये सुखबीर बादल साहब ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो शिरोमणि अकाली दल है उसमें बहुत सारे मुश्किलें हैं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं आप जरा अपनी पार्टी के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर लो, हमें छोड़ो। सैड के जो एक और भी लीडर थे संजीव सिंह बड़ायना, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी सिर्फ हार्डली 200 सीटें इस दफा जीत सकेगी। इसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तिवारी ने भी कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ये एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। उसका जो मैनिफेस्टो है वो रीपैकेज किया गया है, बट इट इज फुल ऑफ अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस। तो बड़ी चीज़ें भड़क गई हैं हिंदुस्तान में भी हैं जी। तो बस ये है ये, लेकिन भड़की मोदी जी ने जो कल बड़ी ख़राब किस्म की परसों रात जो ज़ुबान इस्तेमाल की है ना, उसकी वजह से कल भी और आज भी बहुत सारे लीडर्स हिंदुस्तान में भड़के हुए नज़र आए। उन्होंने कहा ये आपका लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं है मोदी जी, ऐसा ना बोलो। तो इसीलिए कल ओवैसी जी ने कहा, उसने कहा हाँ आप तो हमें कह रहे हो मुजरा करने वाले, और आप चाइना के साथ डिस्को कर रहे थे और जब लोग मर रहे थे तो आप भंगड़ा कर रहे थे। तो काफ़ी खींचा फिर लोगों ने। और आज भी इलेक्शंस ऑफ कोर्स इलेक्शन में ये कनाडा में भी होता है। ये जैसे कल ट्रम्प साहब ने कहा कि क्रोकेड बाइडेन, हाँ वो तो क्रोकेड हिलरी भी कहते थे। एग्जैक्टली। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यही यूज करते हैं, इससे पहले कभी लीडर्स ने ऐसे की नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड क्रोकेड बाइडेन। हाँ, क्रोकेड हिलरी, क्योंकि हिलरी हट गई है ना रास्ते से। उस वक्त हिलरी थी ना, तो क्रोकेड हिलरी थी। अभी वो हट गई है, अभी बाइडेन साहब रास्ते में है, तो वो क्रोकेड बाइडेन है। और उन्होंने कहा कि ही इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ही डिस्ट्रॉयड अमेरिका। यस, तो कहते तो सही है वैसे। और पहले उनको कहते थे स्लीपी जो। तो अब ये देख लें कि ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हर जगह पे दुनिया में जहाँ भी, लेकिन अमेरिका में अब शुरू हुआ है ये, पहले ऐसे नहीं था। पॉलिटिशियंस जो भी है दुनिया भर में, जब इलेक्शन का जमाना आता है सो दे ऑल गिव यू डिफरेंट नेम्स। अब यहाँ देख लेना ऑन्टेरियो में, ऑन्टेरियो के जैसे ही बॉनी क्रॉम्बी जो है वो लीडर बनी, अभी उनके पास सीट भी नहीं है। वो कंजर्वेटिव ने फौरन लेके आ गए, साहब ये तो फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, और वो तो टैक्स बढ़ाने में माहिर है। लेकिन माजिद भाई इस तरह की गंदी लैंग्वेज नहीं यूज की ना, ये तो क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट।
पर गंदी लैंग्वेज इज डिफरेंट। Crooked is not a गंदी लैंग्वेज। वो वही मैं कह रही हूँ कि ये अभी यूज कर रहे हैं, इससे पहले अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। थोड़े दिनों में देखें, अभी जो इंग्लैंड में जो है वो जब शुरू होएगी ना कैनवसिंग, तो उसके बाद देखिएगा वहाँ पर क्या शायरी हमारे करेंगे। पोप साहब ने भी बड़ी खराब लैंग्वेज यूज कर ली है, तो और तो आप छोड़ ही लें, उसके ऊपर बड़ी दुनिया पड़ गई है उनके पीछे। तो उन्होंने आज अपोलोजाइज किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा जी वो स्पेनिश बोलते हैं, उनको इटालियन जो है ये वर्ड ज्यादा पता नहीं है, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था ना। मतलब ये कि अब मुझे भी आप कह दें कोई चाइनीज में एंड आई स्टार्ट सेइंग इट, बट द थिंग इज दैट इफ आई डोंट नो द नेम, I don't know the meaning of it, then it's going to be a problem. तो ऐसे ही हम पाकिस्तान का इतना मजाक बना रहे हैं कि वो लड़की ने जो है वो हिलवा उसका लिखा हुआ था, उसको पकड़ के लोगों ने किस्सा बनाया, तो हमने ऐसे ही उस बेचारे लोगों को इतना बदनाम पाकिस्तान में किया है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो फिर कहीं पे भी हो सकता है ना माजिद भाई। मगर वो रिलीजियस टाइप हो गया था, वो that was absolutely wrong. That was absolutely wrong कि उन्होंने doesn't matter what आप ये देखे ना, वो तो जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि वो जो जोक्स सुनाते हैं ना हम, एक शख्स बाथरूम में बैठा वो बेचारा जो है वो सऊदी का तराना पढ़ रहा था, तो पता है उसको पकड़ के मारा पीटा के तू कुरान पढ़ के पढ़ रहा है, तो उसने कहा नहीं ये तो सऊदी का तराना पढ़ रहा था। नहीं, तो ये कहने का मेरा मकसद है ना कि ये अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो उसको पहले पता कर लो, इससे पहले कि तुम बात करो। मगर ये सारी चीज़ें जो जैसे पाकिस्तान में हुआ, एक खातून जो है उन्होंने कुछ पहना हुआ है, आपके पास भी वैसी चीज़ है नहीं, लेकिन वो उर्दू में लिखा हुआ है, थैंकफुली वो उर्दू में लिखा है, तो शायद हमारी जाहिल कौम पढ़ सकती है, उर्दू तो पढ़ सकती है ना। मिर्जा गालिब का और उस नीचे लिखा हुआ है गालिब, तो गालिब का वो पोइट्री लिखा हुआ है। मगर ये कि आप अगर उनको टाइम देंगी तो पढ़ने देंगी ना, वो तो पहले ही आपका काम तमाम कर देंगे। उनको उर्दू भी पढ़नी नहीं आती है, ये जाहिल लोग हैं, इनको ना उर्दू पढ़नी आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती है, ना अरबी पढ़नी आती है, उनको तो सिर्फ लफ्ज नजर आए वहाँ पर उर्दू और अरबिक के जो अल्फाबेट्स हैं, फॉन्ट है तो वो तो एक ही है, फॉन्ट एक है, तो वो उस पे भी वो उनको पता ही नहीं। आज आपने बताया लोगों को कि उसका क्या मतलब है। हिलवा मीन्स ब्यूटीफुल, और हिलवा को स्वीट में भी यूज करते हैं, ब्यूटीफुल भी, क्योंकि कहते हैं हाई वलद हिलू, यानी कि ये जो बच्चा है बड़ा खूबसूरत है। तो और अना आकल हिलवा, यानी कि मैं खा रहा हूँ स्वीट्स, यू नो। तो क्योंकि अरबिक इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज, तो आप उसको यूज़ कैसे वर्ड को कर रहे हैं वो, जैसे कि आप वर्ड लायन है, लायन के लिए कोई तकरीबन 70 डिफरेंट वेज में उसको यूज़ किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि किस सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो अरबिक इज़ अ रिच लैंग्वेज, उसमें एक वर्ड के कई मीनिंग है, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसे में यूज़ कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये, मगर जहालत की कोई हद नहीं है, जहालत की कोई स्टडीज नहीं है। That's why it is called जहालत। तो इस्लाम में भी जहालत का ज़माना कहते हैं। जी बिल्कुल ज़माना जो है वो जहालत का ज़माना, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आया था, उसको जहालत का ज़माना कहते थे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जहालत को ख़त्म किया। माजिद भाई, कुरान का पहला लफ्ज़ है इकरा, जो आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, है ना। इकरा का क्या मतलब है? पढ़ो, है ना। तो तालीम सबसे पहली चीज जो गॉड ने भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे रिवील की, वो कहा पढ़ाई करो, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनका क्या कहना है? अगर तालीम के लिए चीन जाना पड़े, आप सोचो जरा, 1500 साल पहले चीन किधर तो अरेबिया किधर, और जाना कोई आसान था? तो जाना पड़े तो भी जाओ तालीम के लिए, यू नो। तो जहालत से तो हमेशा जो है मना किया गया ना। मगर ये जितना भी काम होता है, जितने टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट है जाहिल, बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है, नहीं, जीरो उनको मजहब का पता है, जीरो मजहब का पता ही नहीं है। मजहब उनको तो पता लेना देना ही नहीं है, मजहब क्या है उनको पता ही नहीं, मजहब क्या है। मजहब तो इजाजत नहीं देता हथियार उठाने की, लड़ाई मार कुटाई, किसी को मारने पीटने की तो इजाजत ही नहीं देता। खत्म बात हो गई। और वो भी वो आपने अभी तक तो डिसाइड भी नहीं किया है कि क्या किस शख्स ने क्या काम किया है, और उसके बावजूद आप जाके उसको हर्ट करें। इट इज वही है ना माजिद भाई। मैं आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन में जब काम करती थी तो वहाँ पे यही लोग कहते थे ना, मुझे जो थे वहाँ पे वो यही कहते थे, तुम लोग जो है ना मुल्ला उमर का इस्लाम फॉलो करते हो, तुम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तुम इस्लाम फॉलो नहीं करते हो मुसलमान। Exactly. क्योंकि हमने देखे ना, लोग कहते हैं अच्छा जी अब ये बात कैसे होएगी, ओ भाई छोड़ो कैसे होएगी, हमें कौन सा मुफ्ती बताएगा, छोड़ो मुफ्ती को, रसूल को देखो उन्होंने क्या किया, बस उनको देख लो। Exactly. भाई
ओ जी मैनू इस ते बड़ा गुस्सा आ गया, मेरा दिल कीता है थप्पड़ इस ते मुंह ते मारा। आपको रसूल से ज्यादा तकलीफ हुई जब उनके चचा का नाक कान जबान काट के हिंदा ने हार पहन लिया, उससे ज्यादा तकलीफ हुई आपको? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हजरत उमर तो तलवार लेके खड़े थे ना कि अभी मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूँ। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? उन्होंने कहा नहीं छोड़ दें आप, ये औरत है, इसको ऐसे नहीं करना आपने। तो टॉलरेंस है ना, वो मैं मारा तेरे मुंह ते चपेट थप्पड़ मारा है, मैं तेनू गोली मार देंगा, तो कहां से आएगी टॉलरेंस? कहां से आएगी टॉलरेंस? ये जहालत है। रसूल को देखो, रसूल को देखो, उन्होंने मौकों पे क्या कहा? उन्होंने पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा शख्स जो है, चाहे आदमी की नहीं, औरत हो आदमी हो, पढ़ा लिखा शख्स जो है वो ऐसी जबान यूज नहीं करेगा। फॉरगेट अबाउट डूइंग, ही वोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स। जी जी। और ये भी मैंने सुना है माजिद भाई, मुझे आप इसको एंडोर्स कर सकते हैं शायद, अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि मेरे से पता है मज़हब के बारे में। आपको पता है कि जब सुलह हुदैबिया हुआ था, वो ज्यूज़ के साथ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसमें क्योंकि ज्यूज़ को सब मारते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुस्लिम स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ज्यूज़ थे उनको, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको कुछ के लिए कुछ उस्ताद लगाया था मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसा था? ऐसी आपने एक बात सुनी है कोई? नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं सुनी। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ पढ़े लिखे जो उनके लोग थे, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शायद कहा था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, जी जी, हो सकता है, ये इंसानियत का वो है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि तालीम हासिल होनी चाहिए बच्चों को, तालीम होनी चाहिए, हर चीज में तालीम, हर चीज में तालीम। अगर बिल्कुल यहूदी आज इतने ऊपर हैं तो उनकी सिर्फ तालीम, एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। उनकी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनकी एक पूरी पीढ़ी थी ना माजिद भाई, दिन रात उन्होंने काम करके अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाया। हाँ, बस पढ़ाने की वजह से ये हुआ है। वेस्ट जो है आज अगर जहाँ पे खड़ा है वो तालीम की वजह से है। कोई शॉर्टकट हम जो है वो इतनी दुनिया में नीचे हैं, वो उसकी वजह तालीम है। हाँ जी, तालीम ही नहीं है, तालीम ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ब्रेन जो है वो वॉश आउट कर दिया गया है। बिल्कुल। अभी तक हमें बताया गया है कि इतनी लंबी दाढ़ी रखनी है आपने, यहाँ से पजामा जो है इतना ऊंचा पहनना है आपने, गिट्टे से ऊंचा होना चाहिए। हाँ जी, और ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। हाँ, वो आपको पता है एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी, उसमें वो थे नसीरुद्दीन शाह साहब, उसमें उन्होंने काम किया था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये देखो जी, ये लड़का जवान सा है, ये दाढ़ी नहीं रखता, तो ये तो सुन्नत रसूल है। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी में रसूल नहीं है, रसूल में दाढ़ी जो है वो नहीं है। सुन्नत जब आप फॉलो उनकी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनका एक ग़ुलाम बन सकूं, तो फिर आप दाढ़ी रखते हैं। हाँ। तो इसलिए जो ये है कि ये दाढ़ी में इस्लाम नहीं है बिल्कुल। हाँ, या इस्लाम में जो है वो दाढ़ी नहीं है, ये आपकी अकीदत और मोहब्बत का लेवल है अपने रसूल के साथ, कि आप बिल्कुल कहते हैं कि मैं उनकी जूतियों की खाक की तरह अगर मैं बन जाऊं तो मैं दाढ़ी रख लूं एक, है ना? तो मैं तो इसलिए तो वो बड़ा प्यारा उनकी वो पूरी वो जो उन्होंने वो फिर पूरी वो तमहीद बांधी थी नसीरुद्दीन शाह ने, बड़े रेफरेंसेस इस्लाम के दे के कि इस जो हमारे जो थे जो स्कॉलर थे इस्लामिक, उन्होंने ये बात कही है, ये कही है, ये कही है, तो उसमें वो सारा कुछ उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी मोहब्बत सिर्फ शो करती है, वरना ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई दाढ़ी रख रहा है कि नहीं रख रहा, उस पर आप किसी को कह नहीं सकते कि जो दाढ़ी नहीं रख रहा वो ज्यादा नेक नहीं है, और जो दाढ़ी वाला है वो ज्यादा नेक है। हाँ, ये नहीं आप कर सकते। दाढ़ी का नेकी से वही उन्होंने कहा जी, दाढ़ी का इस्लाम में दाढ़ी नहीं है। देखिए जी, अब बाज लोग जो ना जो वो है, मैं आपको बताऊं जहालत का, जहालत में ये है शलवार कमीज इस्लामी ड्रेस है। और इस्लामी ड्रेस कहाँ से हो गया ये? अरब्स का तो सलवार कमीज ड्रेस ही नहीं था। अब वो तो अभी भी कंदूरा पहनते हैं, लंबा सा कंदूरा जो है वो भी इस्लामी ड्रेस नहीं। इस इस्लामी ड्रेस का कोई इसी से ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है ही नहीं कि भाई आपने आपको अपना जिस्म छुपाना है। सिर्फ किस तरीके से छुपाते हैं? अब आप जाएंगे वहां पर बांग्लादेश वगैरह में, तो वो साड़ीज पहनते हैं और लुंगियां पहनते हैं। हाँ, सही है ना? तो अब वो ये कहे कि भाई ये लुंगी जो है ये आपका इस्लाम में नहीं है। ये सारी जहालत की बातें हैं। हाँ, मुझे याद आ गया मजिद भाई, जिस वक्त मैं इस्लामाबाद में थी ना, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे बॉस्नियन एम्बेसडर जो हैं वो खातून थी, लेडी थी, वो बन के आई थी वहाँ पे, तो बॉस्निया की एम्बेसडर। तो उनके जो वालिद साहब थे
बोस्निया के जो ग्रैंड इमाम थे उसकी सबसे बड़ी मस्जिद के, बोस्निया हर्जेगोविना के, तो वो जिस वक्त आई तो उन्होंने तो जी बड़ा ज़बरदस्त वेस्टर्न ड्रेस, लेकिन ऐसा सर पे वो टाटा नहीं, लेकिन वैसे अदरवाइज पूरे कपड़े उन्होंने ऐसे करके पहने होते थे और खुला सा पजामे की तरह का वो ट्राउज़र्स और फिर शर्ट, और शर्ट के ऊपर एक कोट लंबा सारा ऐसे पहना था। तो हमने जब पहली बार उनसे हम सारे पाकिस्तानी गए मिलने के लिए उनसे, तो हमने उनसे कहा कि आप लोग तो मुसलमान हो और आप उधर बड़ा जुल्म की बातें कर रहे हो और कह रहे हो हम अपना मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, तो आपका जो ये ड्रेस है ये तो शायद मुसलमानों वाला नहीं है। तो वो हंसना शुरू हो गई। उसने कहा इस्लाम का क्या ड्रेस आपको बताया गया है? हम यूरोप में रहते हैं, हमने तो वही जो आपका जुमला मैं रिपीट कर रही हूँ जो आपने अभी कहा है मुझे, उसने भी एग्जैक्टली वही कहा। उसने कहा इस्लाम में सतर छुपाने का जिक्र है, तो सतर छुपाना है आपने। वो कहते हैं जी हम बोस्निया के अंदर शलवार कमीज नहीं पहनते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, अपना सतर छुपा के करते हैं। बस वो सतर छुपाया आपने खुले पजामे में या शलवार में, दैट्स irrelevant, that's irrelevant, absolutely। हाँ, आप एक मुल्क का कुछ और ड्रेस है, दूसरे मुल्क का कोई और ड्रेस होगा, वो मुल्कों से इस्लाम नहीं बनता। हाँ जी, हाँ जी, वो इस्लाम का एक बेसिक उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया, वही आप वाली बात के सतर छुपाएं। अब वो सतर आपने कंदूरे से छुपाना है, शलवार कमीज से छुपाना है, खुला सा पजामा और शर्ट पहन के छुपाना है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है ना। तो ऐसे तो हमें बड़ी तो वो कहती है कि हमारे वहाँ पे बोस्निया में सब लोग, जिसको आप अभी कह रहे हो वेस्टर्न ड्रेस, हम ये वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं, और जिसने ऊपर हिजाब पहननी है वो फिर और ज्यादा अगर करना चाहता है वो हिजाब पहनता है, वरना हम खुला ढीला ड्रेस पहनते हैं जिसमें के सतर की नुमाइश जिसको वो कह रही थी कि ना होए, और जो है बट दैट्स अबाउट इट। तो वो बड़ी फिर हमारे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि जाहिर है भाई वो तो चीफ इमाम की, ग्रैंड इमाम की बेटी है थी, तो हमने फिर उसकी बातें सुनी। तो मगर वही बात है कि एक तो दुनिया में ट्रैवल करना और एक डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ मिलना, तो तब आपके अंदर ना थोड़ी एनलाइटनमेंट आती है, तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसे चलती है। कुएं के मेंढक बन के बैठे रहोगे अपने मुल्क में कोने में किसी में, और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी फ़िलॉसफियाँ बनाओगे, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि दुनिया कैसे चलती है। देखिए ना, अगर मेरा जो उस्ताद है जी, मेरा उस्ताद अगर जाहिल है तो मैं जहालत सीखूंगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए माजिद भाई, इसीलिए अल अज़हर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा असूल क्या है, वो वैसे ही नहीं आपको बुला लेते हैं कि जी आओ हमारा तालिब इल्म आप बन जाओ, नहीं, वो कहते हैं आप पहले वर्ल्डली एजुकेशन लेकर आएँ। इसीलिए अल अज़हर के शेख जो हैं डॉक्टर्स हैं, फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, वो वहाँ पे सारी दुनिया की तालीम लेके फिर जाते हैं अल अज़हर में मज़हब की तालीम लेने के लिए। उसके अलावा वो उनको, यानी आपने मैट्रिक किया और अल अज़हर चले गए, वो कहते हैं जाओ जी भाई साहब जाओ, पहले जाओ मास्टर्स करो, कोई अपनी कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी की कोई डिग्री लो, फिर हमारे पास आना, बी अ प्रोफेशनल। हाँ, बी अ प्रोफेशनल फर्स्ट एंड देन कम टू अल अज़हर। तो इजाज़त ही नहीं है वहाँ पे कि बस जी मैट्रिक या FA के बाद ले लिया और फिर उसको बाद जी मौलवी बनाया। इसीलिए आप देखें कि अल अज़हर के जो शेख हैं उनकी कितनी एनलाइटेंड सोच होती है, वो किस तरह से बात करते हैं, वो आपको कैसे समझाते हैं। एजुकेशन लेने से ये नहीं है कि आपको 2+2 4 आ गया। हाँ। एजुकेशन का मतलब होता है जब जितनी एजुकेशन आपने ली है जी, और वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये हमारी जिंदगी में काम तो नहीं आएगा। हाँ जी, मगर उससे जो आपका दिमाग रोशन होता है ना, दिमाग रोशन होता है जो, या उसपे से जो आपके दिमाग में जो पॉजिटिविटी आती है, यस, बट देन अगेन द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट पीपल। किसी दकियानूसी मुल्ले से अगर आपने ली ना, तो फिर तो मैंने आपसे ये क्या कहा अभी कि अगर आपका उस्ताद जाहिल है तो आपको जहालत सिखाएगा। बिल्कुल। उस्ताद का मतलब ये नहीं होता कि बस वो सिर्फ 2+2 सिखा रहा है, वो एडिकेट सिखाता है, जी, आपका एटीट्यूड सही करता है, वो सारी चीजें जो है वो पहले आपको सिखाता है, इसके बाद फिर आपको जिंदगी में चलना फिरना किस तरीके से आपने दूसरे लोगों को, दूसरी चीज़ों को, दूसरी मखलूक को, अल्लाह की सुब्हान ताला की दूसरी मखलूक को, चाहे वो जानवर है, चाहे वो आपका घर में आपका एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है,
है ना, वो किस तरीके से काटेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो जहालत से नहीं आती हैं, तालीम से आएंगी। इसीलिए माजिद भाई देखें कि लोग जो है अपने बच्चों को आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं ना, अमेरिका की, बड़ा लंबा पैसा देते हैं। ज़्यादातर तो अमीरों के बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में भी अपना पेट काट के ना बच्चों को भेजते हैं कि जी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाए। उसकी क्या वजह होती है? एक तो वो आपको सिर्फ ऐसी तालीम नहीं देते जो एनलाइटनमेंट लाता है, खाने का तरीका बताते हैं कि कांटा कैसे पकड़ना है, चम्मच कैसे, सूट कैसा आपने पहनना है, कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो तो सूट कैसा होएगा, जूता कैसा होएगा, आपका जुराब कैसा होएगा, आपकी टाई कैसा होनी चाहिए, आपके कलर्स कौन से होने चाहिए, अगर आपने कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना है तो फिर आपके तो मतलब एक द होल एटिकेट्स जो होते हैं ना वो आईवी लीग में आपको सिखाए जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो किसी ज़माने में, नाउ आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी ज़माने में जो दुनिया की एलीट होती थी ना, वो अपनी बेटियों को स्विट्ज़रलैंड में, सॉरी पेरिस में भेजते होते थे। फिनिशिंग स्कूल था वहाँ पे एक तो स्विट्जरलैंड में भी वैसे था स्विस फिनिशिंग स्कूल, और एक फ्रांस के अंदर था। वहाँ पे भेजते होते थे कि बेटियाँ, उनकी बच्चियाँ जो हैं फाइनेस्ट जो तमीज़ है ना, एटिकेट्स हैं, वो सीख के आए। इस वक्त भी इवन टुडे इन इंग्लैंड वहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे के द टॉप ब्रिटिश जो एटिकेट्स हैं ना वो सिखाए जाते हैं, जो कि आते हैं जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के जो एटिकेट्स हैं वो लोग आपको सिखाते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल। आप आईवी लीग की और दूसरी फिनिशिंग स्कूल, हाँ जी, जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है ना, तो वहाँ पर जब जैसे कि आप लॉयर बनने जा रहे हैं, तो लॉयर का जो कोर्स है वो तो पढ़ाएंगे उसके साथ एक कोर्स होता है वोकैबुलरी का। यू नो, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इतनी हाई होनी चाहिए कि आपको जब आप लेटर लिखें तो लोगों को लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। इतनी फाइन लैंग्वेज लिखी हुई है, फाइन लैंग्वेज, यस, कि वो उनको पता होता है कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, जिसने ये किसी का भी आप कोई एक आर्टिकल देख लें, किसी का आपको कोई लेटर आया है, कोई इन्विटेशन आया है, कोई कुछ आया है, जो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है। वो सिखाते हैं। और वही जैसे मैंने कहा, आपने का वोकैबुलरी और खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, तो सब कुछ वो सिखाते हैं। और ब्रिटेन के अंदर हमारे किसी ज़माने में हमारे पाकिस्तान के भी जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने बच्चों को भेजा करते थे इंग्लैंड के अंदर, वही जो इनका जो स्कूल है जिसके के अंदर वो टॉप ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी जो है उसके एटिकेट्स उनको सिखाए जाते थे। इसीलिए आप देखें हमारे जो ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे और उनकी फैमिली जो है ना, उनका रहना सहना ही डिफरेंट, उनका स्टाइल ही आपको डिफरेंट आर्म क्राउड से नजर आएगा, वेरी डिफरेंट स्टाइल। क्योंकि वो बहुत फाइन ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी को, वो जाहिर है कि उन बच्चों का फिर हमारी अपनी सोसाइटी में जेल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट देन व्हेन यू सिट विद देम तो आपको मजा आता है कि कितना फाइन क्राउड है वो। तो लेकिन वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं, वो क्राउड ही डिफरेंट है, वो खत्म होता जा रहा है सारा माजिद भाई हमारे मुल्क से ना। हाँ, क्योंकि वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो तालीम का मेयार वो नहीं रहा। हाँ जी। पहले अगर किसी जमाने में कोई कहता था कि मैंने अगर 12 जमातें पढ़ी हैं तो उसका लिखाई, उसकी पढ़ाई, उसकी सोच वो दूसरी थी। और उसके बाद जब वो वहाँ से पढ़ के, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड चले गए, तो वो एकदम रिफाइन होकर आया था वापस। मजदी, मैं तो सबसे बड़ी मिसाल जो है अपने दादाजी की देती हूँ। मेरे दादाजी ने यूनाइटेड इंडिया के वक्त में 10 जमातें पढ़ी हुई थी, लेकिन आप सोचो कि 10 जमातें पढ़ के जब वो उसमें मिलिट्री के अंदर जब कमीशन लेने के लिए गए तो उनको सिपाही नहीं रखा, उनको कमीशन्ड ऑफिसर रखा, क्योंकि अंग्रेजी आती थी उनको। अंग्रेजी तो मतलब एक तालीम का ऐसा लेवल था। आज आप देखो जो बच्चे पाकिस्तान में मैट्रिक करें, अनलेस एंड अनटिल दे आर इन अ प्राइवेट स्कूल, बेचारे अंग्रेजी का एक जुमला सीधा नहीं लिखने आते। मैं जब यहाँ पे कनाडा आई तो जो मेरी फर्स्ट जो जहाँ पे मैं काम करती थी, लड़कों को ईमेल नहीं लिखनी आती थी, एक सीधा अंग्रेजी का जुमला नहीं लिखना आता, और कहते हैं जी हम इधर कैनेडियन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार तुम लोग किस तरह की तालीम ली हुई है कि एक सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना आ रहा अंग्रेजी का, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी लिखनी आती नहीं है। हाँ, दिस गर्ल इज मोर प्रिटियर, ये क्या होता है मोर प्रिटियर भाई? ये कैसी अंग्रेजी पढ़ी हुई है भाई तुम लोगों ने? लेकिन वही बात है कि आपने अगर प्रॉपर जो है वो नहीं सीखा हुआ ना,
चीज़ों को, सिर्फ अंग्रेजी ज़बान की नहीं मैं बात कर रही, अदरवाइज भी दूसरे एटिकेट्स, द होल पैकेज। आप यकीन करें कि वहाँ पे हम जो नाना जी के साथ कभी जब बैठते होते थे, बच्चे थे, तो नाना जी हमें बताते होते थे कि आपने जब खाना ख़त्म करना है तो अपना चम्मच और कांटा कैसे रखना है, और आपने जो है, आप अभी देखें, आप किसी रेस्टोरेंट में हमारे पाकिस्तानी में जाएं, इतना चम्मच का टख 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 वो उसके ऊपर प्लेट में आ रहा होता है कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। यही कंपेयर टू दैट आप किसी अगर फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, आवाज़ नहीं आएगी चम्मच की आपको, ऐसी उनको सोफिस्टिकेशन और तमीज़ सिखाई हुई है।